अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे मेहमान हैं अब्दुल रऊफ शेख साहब, जो नागपुर से तशरीफ़ लाए हैं। आप वक्फ बोर्ड के साबिक सीईओ रह चुके हैं। हम जो अभी हुकूमत ने एक सिलसिला लाई है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की जो जायदादें हैं, ज़मीनें हैं, मसाजिद, मदरसे हैं, उसको रजिस्टर करवाना है। उसके सिलसिले में अब्दुल रऊफ साहब से तफसीली कुछ गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल रऊफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। मैं पहले तो ये चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के लिए कुछ अपना तारुफ करवा दें। जी, मैं अब्दुल रऊफ शेख मेरा नाम है। मैं डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड हूँ, डिविजनल कमिश्नर नागपुर से। उसके पहले मैं वक्फ बोर्ड में 2 साल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर रहा हूँ, 2006 से 2008 में। मेरा ताल्लुक वक्फ बोर्ड से है। और रिटायर होने के बाद में भी क्योंकि मेरा वक्फ में तजुर्बा है और वक्फ में काम करने वाले लोग ज़्यादा है, बहुत कम है, इसलिए लोग वक्फ के ताल्लुक से अभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। तो इसलिए मुझे अपडेट रहना पड़ता है कि वक्फ का कानून में क्या बदलाव हुए, क्या है, और तो लोगों के सवालों के जवाब। और मैंने रिटायरमेंट के बाद में हमने एक तंजीम कायम की है जिसका नाम है सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एम्पावरमेंट, CSR इन शॉर्ट बोलते हैं। वो हमारा नागपुर में एक सेंटर भी चलता है, रोज़ मैं अवेलेबल रहता हूँ, जिसे कांटेक्ट करना कर भी सकते हैं। तो अवकाश से और सरकार से मेरा ताल्लुक़ रहा है। पिछले 10 साल से हम लोग ये सोशल काम, अवेयरनेस का काम, कानूनों के बारे में और के बारे में ये भी कर रहे हैं। तो ये मेरा मुख्तसर सा ताल्लुक़। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ कब और कैसे हुआ? वक्फ बोर्ड में मैं 2006 से 8 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके मैं रहा हूँ। CEO 2 साल रहा हूँ, और 2 साल में पौने 2 साल ही रहा मेरा पीरियड। फिर कुछ प्रॉपर्टीज, बड़ी अहम प्रॉपर्टीज हमने वापस लेनी चाहिए, जो बेच दी गई थी, तो उस चक्कर में फिर हमारी ट्रांसफ़र हो गई प्रीमेच्योर वहाँ से। जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने 2 साल वक्फ बोर्ड में काम किया। आपके तजुर्बे के हिसाब से वक्फ बोर्ड के निज़ाम में कोई निज़ामी या तकनीकी खराबी क्या हो सकती है? खराबी भी और खूबी भी वक्फ बोर्ड में क्या है? देखिए, वक्फ बोर्ड एक बहुत इदारा इम्पोर्टेंट है मुसलमानों के लिए, क्योंकि वक्फ में सब हमारी दीनी जितने भी जो मस्जिदें, दरगाहें, कब्रस्तान सब वक्फ कहलाती है। तो इसका सारा निज़ाम जो है, और कई 90,000 एकड़ ज़मीन महाराष्ट्र में अकेली वक्फ के नाम से दी हुई प्रॉपर्टीज़ है, वो डेवलप नहीं हुई है। उससे कई डेवलप करके इनकम जनरेट हो सकता है। इसलिए वक्फ बोर्ड सही चले तो ये सब कुछ हो सकता है, वरना अगर वक्फ बोर्ड ही सही नहीं रहा तो फिर ये सब कुछ नहीं होता। मेरे 2 साल के टेन्योर में मैंने देखा कि अगर वहाँ वक्फ बोर्ड के अंदर में बोर्ड भी सही होना चाहिए, CEO भी ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्टली नहीं, CEO अच्छा जानकार भी होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए, दीन से नज़दीकी वाला होना चाहिए, अल्लाह से खौफ डर रखने वाला होना चाहिए। बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड के मेंबर भी सही होना चाहिए। अमूमन देखा ही जाता है कि बोर्ड में करप्शन के बहुत चार्जेस लगते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी जो बोर्ड है, वो बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही नहीं है रेगुलर। पिछले 5-7 साल हो गए कि रेगुलर CEO नहीं है। एडिशनल चार्ज में कभी कोई आ जाता है, मंत्रालय का ऑफिसर, कभी सेक्शन ऑफिसर रहता है। अभी तो जो CEO है वो सेक्शन ऑफिसर एडिशनल चार्ज में है। इसके पहले जो थे वो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थे। तो सबसे पहले बड़ी जो खामी है वो महाराष्ट्र बोर्ड में, वो रेगुलर CEO का ना होना, वो है। एक दूसरी खामी थी कि एम्प्लॉयज़ नहीं थे, अभी उन्होंने 70-75 एम्प्लॉयज़ भर दिए है, तो वो खामी कुछ हद तक दूर हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है रेगुलर CEO का होना, वो नहीं होने की वजह से। और वहाँ पर जो करप्शन पर चेक लगना चाहिए, क्योंकि आजकल कंप्लेंट बहुत आती है कि मैं जब डिफरेंट जगह में घूमता हूँ तो सारे लोग यही कंप्लेंट करते हैं कि सर वक्फ के इदारे में बहुत सारा प्रॉब्लम है, काम करवा लेना। ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर बोर्ड ने दुरुस्त कर ली, ठीक कर ली, तो ये समझ लीजिए कि नेक काम होगा। अब्दुल रऊफ साहब, जो हमारा ये भी गुफ्तगू चल रही है, इसका एक जो ख़ास मकसद है कि उम्मीद पोर्टल पर जो वक्फ की जायदादों को रजिस्टर करवाना है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये उम्मीद पोर्टल दरअसल है क्या? असल में क्या है कि आप जानते होंगे कि जो वक्फ का कानून अमेंड हुआ है 2025 में, 2024 में वो बिल आया था अगस्त में, उसको बहुत प्रॉब्लम्स हुए, पार्लियामेंट में काफ़ी उसका एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने वो बिल पास करा लिया, उसका कानून बन गया। उन्होंने 44 का तरमीम पहले रखी थी,
और उसको 48-49 अमेंडमेंट्स कर डाली उस एक्ट के अंदर में। तो 48-49 अमेंडमेंट में हमारे लिए और काफ़ी इदारों के लिए 4-5 ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अक्सर करके 10-12 तरमीमें ऐसी है जिसका इदारों को नुकसान भी है। उसमें एक उन्होंने सेक्शन 3 था, उसको अमेंड किया और उसमें सेक्शन 3A, B, C, D, E 5 नए सेक्शन जोड़ दिए। उसके अंदर में सेक्शन A जो है, तो उसका कहना है कि भाई जब भी नया वक्फ कायम होगा तो उसके मालिकाना डॉक्यूमेंट और वक्फनामा होना ज़रूरी है, वो कंपलसरी कर दिया है। सेक्शन 3B में उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि जो इदारे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है या चैरिटी में रजिस्टर्ड थे जो वक्फ बोर्ड में चले गए, उन सब इदारों ने अपनी इंफॉर्मेशन पूरी औकाफ की जो है वो पोर्टल पर डालनी चाहिए, पोर्टल पे ऑनलाइन डालनी चाहिए। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देगी तो सरकार की नज़र में आ जाएगी, पब्लिक भी देख सकेगी। इरादा अच्छा है, कोई बुरा नहीं है ऑनलाइन में। तो वो सेक्शन 3B में उन्होंने डालकर कंपलसरी कर दिया कि वक्फ नाफिज होने के 6 महीने के अंदर ही इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए। वो 6 महीने तो वैसे 8 अक्टूबर को खत्म हो गए, लेकिन उनका जब पोर्टल नहीं बना था, पोर्टल 2 महीने लेट बना, तो 2 महीने लेट तक उन्होंने गुंजाइश रखी है 5 दिसंबर तक के जो इदारे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है या जो चैरिटी में रजिस्टर्ड थे वक्फ बोर्ड में चले गए हैं, ऐसे सभी इदारों को अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डिटेल, मुतवल्ली के डिटेल और प्रॉपर्टी के डिटेल, इंक्रोचमेंट के, लीज के, लिटिगेशन के सारे डिटेल उस पोर्टल पे डालना। ये कंपलसरी है मुतवल्ली के लिए। अगर वो अपना डिटेल नहीं डालेगा तो सेक्शन 61 में उसको सज़ा का प्रावधान रखा हुआ है, उसको 6 महीने की जेल भी हो सकती है या 1 लाख रुपये तक का फाइन भी हो सकता है। इसलिए सीरियस मामला है। इसलिए वक्त रहते हुए अगर 5 दिसंबर तक नहीं डाली गई इन्फॉर्मेशन तो फिर उसको हर इंडिविजुअल मुतवल्ली को ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और ट्रिब्यूनल की जज ने अगर माना तो ठीक है, नहीं तो उसको वक्त नहीं मिलेगा। तो ये हो सकता है कि उस मुतवल्ली को सज़ा भी हो सकती है या उसका सरकार आदेश निकाल के बोलेंगी कि भाई आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपके वक्त को हम पहचानती नहीं। तो हो सकता है कि सरकार कोई भी एक्शन ले उसके बारे में। बेहतर है कि सारी मुतवल्लियान जो है या मैनेजमेंट कमेटी जो है वो अपने अवकाफ के इंफॉर्मेशन जो है वो पोर्टल पे डाले। ये उम्मीद पोर्टल की बड़ी अहमियत है, इससे नुकसान कोई नहीं है। पोर्टल पे इंफॉर्मेशन डालना तो गलत नहीं है, इससे कोई आपको नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, जो कानून बनाया था पहले कि कलेक्टर चाहे तो कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो उससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सही सच्ची इन्फॉर्मेशन है वो डाली जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में उसके लिए उन्होंने हेल्प डेस्क खोला है। कई तंजीमों ने हेल्प डेस्क खोला है, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, हमारी तंजीम ने भी खोला हुआ है। काफ़ी लोग जो है फेडरेशन ऑफ मुस्लिम जो है महाराष्ट्र मुस्लिम, वो भी कुछ कर रहे हैं। तो ये लोग सबको हेल्प कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन डालने में। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डालना ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है, आधा घंटा 1 घंटे का काम है, आसानी से इन्फॉर्मेशन डल सकती है। जी, आपने इसमें बताया कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की प्रॉपर्टीज को अगर नहीं डाला गया तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की प्रॉपर्टीज बताने से क्या फ़ायदे हासिल होंगे, मुतवल्ली को भी, वक्फ बोर्ड को भी, प्रॉपर्टी वालों को भी? फ़ायदे ऐसा है कि उसके वक्फ के कानून का जो प्रोटेक्शन अभी भी है, वक्फ के कानून की तरफ इंक्रोचमेंट हटाए जा सकते हैं। जो लीज लेकर बैठते हैं, किराया देते नहीं है औकाफ इदारों को, तो उनको खाली किया जा सकता है। और जो वक्फ बोर्ड में जो पावर्स है वक्फ बोर्ड को कि आपके जो इदारा रजिस्टर्ड हो गया है उसको एक्ट का जो प्रोटेक्शन है हासिल है। कोई भी प्रॉपर्टी आपको किसी ने कब्जा कर लिया तो वो आप खाली कराने के लिए वक्फ एक्ट उसकी मदद करता है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पोर्टल पे अब नया रजिस्ट्रेशन भी पोर्टल पे होता है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अपने इदारे, उनको भी पोर्टल पर ही रजिस्टर करना है, उम्मीद पोर्टल पर ही। तो रजिस्ट्रेशन करने वाले इदारों को अगर इन्फॉर्मेशन डाली है तो उसको नुकसान कुछ नहीं है, फायदा होने के ज़्यादा इम्कान है। नहीं तो आप अगर, क्योंकि आपको कानून का एक सर्टिफिकेट तो मिलता है, रजिस्टर्ड है आप। कल आप मस्जिद शुरू की है, मस्जिद में अगर नमाज करा रहे आप, आजान दिलाए, तो कोई आके कोई कंप्लेंट कर दिया, कोई पूछेगा कि आपको कानून का क्या सर्टिफिकेट है, क्या रजिस्टर्ड है आप, तो पूछेगा वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, बताए नमाज कैसे कर रहे हो आप। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन अगर है आपके पास तो पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन डालना जरूरी है। नहीं है तो हो सकता है कल सरकार बोले कि हम आपको मानते नहीं है, डिरजिस्टर कर दे। तो रजिस्ट्रेशन का फायदे, कानून के फायदे बहुत मिलते हैं उसको। रजिस्टर नहीं रहेगा तो कानून का फायदा नहीं मिलेगा आपको।
एक सवाल ये है कि अभी लोगों में कंफ्यूजन इसमें ये है कि किस प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करवाना है और किसको नहीं करवाना है। जी, ये अहम सवाल है इसमें कि देखिए जो प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, जिनको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उनको यानी 8 अप्रैल 2025 से पहले, 8 अप्रैल 2025 से ये कानून, तरमीमी कानून लागू हुआ, उसके पहले जो भी इदारे, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, दरगाह, ये सब रजिस्टर्ड जो है, उनको तो अपनी इंफॉर्मेशन पोर्टल पर डालनी ही डालनी है। 8 अप्रैल से पहले जो इदारे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थे, नहीं है, उनको डालने की ज़रूरत नहीं है। उनको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब चूंकि रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर ही होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो पोर्टल खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन ले लेगा। तो जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पर जाना है, जो रजिस्टर्ड है उनको अपनी इन्फॉर्मेशन डालना है। अब ये हो गया एक बात। दूसरी पार्ट है कि कई जगह पर जो 1995 से पहले वक्फ का कानून नहीं आया था, तब हमारी मस्जिदें और जो हमारे इदारे हैं ये पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड थे। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में चैरिटी कमीशन ने उनको रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन 1995 कानून आने के बाद में पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड जो इदारे थे, वो अगर उसमें वक्फ का कोई ये है तो फिर वो इदारे चैरिटी कमिश्नर से वक्फ बोर्ड की तरफ ट्रांसफ़र करवा दिए थे। मेरे पीरियड में मैंने ही वो सारी फाइलें ट्रांसफ़र करवाई थी। तो जो फाइलें बी में रजिस्टर्ड थी, वो सारी की सारी फाइलें चैरिटी कमिश्नर से वक्फ बोर्ड में ट्रांसफ़र हो चुकी है। और ट्रांसफ़र हो गई है, कुछ इदारों को नंबर मिला है, कुछ को नंबर नहीं भी मिला है, लेकिन ट्रांसफ़र हो गई अगर फाइल उसकी, और वो मस्जिद है, मदरसे है, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है, उनको भी अपनी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे डालनी है। लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हुए थे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में, चैरिटी कमिश्नर में ही उनकी फाइल अभी भी है, चैरिटी कमिश्नर ही उनसे फाइल टैक्स ले रहा है, नोटिशन करा रहा है, ऐसे को पोर्टल पे इंफॉर्मेशन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब्दुल रऊफ साहब, सवालात तो बहुत सारे थे, लेकिन वक्त नाकाफ़ी होने की वजह से हम इतने ही पूछते हैं। आखिर में अगर आप हमारे चैनल के ज़रिए अवाम को इस उम्मीद पोर्टल के बारे में कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो मैंने 4 चीज़ें बताई, इसके अलावा एक और भी चीज़ है कि एक सर्वे हुआ था वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का। सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करवाना कानूनी सरकार की जिम्मेदारी थी। तो उसके हिसाब से महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट के लिए 1999-2000 में सर्वे कराया था सारी प्रॉपर्टीज़ का। उसकी एक फिर लिस्ट बनाई गई और वो लिस्ट 2003-04 के गजट में पब्लिश हो गई है। उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में कौन से इदारे हैं उसकी लिस्ट भी है। तो जिनके इदारे रजिस्टर्ड नहीं है, चैरिटी में भी नहीं है, वक्फ बोर्ड में नहीं, वो पहले वो सर्वे की लिस्ट देख ले। वो वक्फ बोर्ड के महारावक्फ.org के वेबसाइट पे जाके वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। उसमें हर डिस्ट्रिक्ट के, हर तालुका में कौन से रजिस्टर्ड नोटिफाइड इदारे हैं। अब वो नोटिफिकेशन के अंदर में जिनकी लिस्ट आई है, वो भले ही रजिस्टर्ड ना हो वक्फ बोर्ड में, उनको भी अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो ये है। वैसे 3 तरह की चीज़ें हैं वक्फ बोर्ड में: रजिस्टर्ड इदारे, चैरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड इदारे जिनकी फाइलें बोर्ड में गई है, या सर्वे में जो इदारे नोटिफाई हुए हैं, जिनका सर्वे के नोटिफिकेशन में इनका नाम आया हुआ है। इन तीनों तरह के लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन वक्फ के पोर्टल पे डालना ज़रूरी है। 5 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। 5 दिसंबर तक अगर नहीं डाले तो हो सकता है फिर आपको हर एक को ट्रिब्यूनल में जाना पड़े। हम लोग जब एक बिल आने का था, डिस्कशन हो रहा था, एक्ट पास होना था, तब से लोगों को बोल रहे थे कि भाई आपके इदारे वक्त में रजिस्टर करवा लीजिए, आसान है। तब लोग नहीं माने, जागे नहीं, लोगों ने अपने इदारे रजिस्टर नहीं करवाए। आज वो इदारे जिनके पास वक्फ डीड नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है प्रॉपर्टी के, वक्फ किसने किया वो पता नहीं है, वक्फ नामे नहीं है, वो वक्फ बाय यूजर के इदारे अब रजिस्टर नहीं हो सकते, तो नुकसान हो गया। तो वक्त रहते हुए अगर हम नहीं जागेंगे तो हम हमारे इदारों का नुकसान करेंगे। तो नुकसान करेंगे, अगर आपका इदारा रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अगेंस्ट द लॉ है। अगेंस्ट द लॉ है तो सरकार कभी भी उसके ऊपर में कब्जा कर सकती है या उसको तोड़ सकती है। तो कानून का प्रोटेक्शन आपको वक्फ पोर्टल से मिलेगा, वक्फ एक्ट से मिलेगा। अभी भी वक्फ नया तरमीमी एक्ट आने के बाद में भी कई फवाइद उसमें मुसलमानों के लिए और जिन्हें इस इदारों के लिए है। अभी भी हमारा जो एक्ट आज भी है उसके बहुत सारे फायदे हमको इदारों को मिलते हैं, मिलेंगे, फायदे के लिए ही है। कुछ तरमीम में 8-10 तरमीम है जिसका नुकसान भी है, लेकिन उसके लिए हम अलर्ट हो जाना चाहिए। जो नुकसान है वो उसको बचने के लिए हमने कानून का ही सहारा लेना चाहिए। तो पोर्टल के बारे में गलत फहमी है वो भी दिमाग से निकाल दी कि पोर्टल से हमारा
प्रॉपर्टी चले जाएगी, ऐसा नहीं है। कानून आज भी आपके फेवर में है, आज भी इसी कानून जो कानून भी है इसका फायदा हम ले सकते हैं। जिससे नुकसान हो सकता है ऐसे प्रोविजन से बचने के लिए हम लोग जो है कानूनी रास्ता अपनाएं, तो आज हमारी प्रॉपर्टी सेफ रह सकती है, हमारे प्रॉपर्टीज के इलीगल इंक्रोचमेंट हटाए जा सकते हैं और उसका वक्फ बोर्ड का उससे हमको सहारा लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करना है तो भी वक्फ बोर्ड की ज़रूरी है, उसका सैंक्शन लेना ज़रूरी है। किराए नामे मुतवल्ली को 1 साल से ज़्यादा का पावर नहीं है, 1 साल के बाद में अगर लीज पे देना है, किराए पे देना है तो आपको वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ता है। कई चीज़ों के लिए आपको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ता है ना। तो वक्फ बोर्ड के पास आप जाओगे तो बोर्ड पूछेगा कि आप लिस्टेड है क्या, पोर्टल पे आपने इन्फॉर्मेशन डाली क्या, तो आप बोलेंगे नहीं है, तो फिर आपका वक्फ बोर्ड में कोई काम नहीं होगा। तो सारे मुतवल्लियाँ समझ ले इस बात को, सारे मैनेजमेंट कमेटी इस बात को समझ ले कि पोर्टल पर अपने इदारे रजिस्टर्ड करवा लीजिए, अगर नहीं करवाते वो भी करवाना जो अनरजिस्टर्ड है उन्होंने करवा लेना चाहिए। 3 महीने की उसकी मियाद थी, लेकिन उसके बाद में लास्ट डेट उसकी कुछ भी नहीं है। नए पोर्टल नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई लास्ट डेट नहीं है। जो रजिस्टर्ड है उनके लिए लास्ट डेट है 5 दिसंबर है, वो करा ले। ये अपने सबके लिए फायदेमंद है। और किसी को कोई इसके अलावा भी कोई क्वेरीज है तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं भी हुआ तो मुझे भी कांटेक्ट कर किया जा सकता है, तो उसमें आपको रहनुमाई हासिल हो जाएगी। लेकिन अनरजिस्टर्ड इदारा मत रखिए, अनरजिस्टर्ड रखेंगे आप कहीं ना कहीं, यहाँ नहीं तो चैरिटी कई मदारिस है वो उसमें वक्फ का कोई ये नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, तो चैरिटी कमीशन में रजिस्टर हो सकते हैं, चैरिटी में रजिस्टर करा लें। अगर चैरिटी में रजिस्टर्ड है, वक्फ की तरफ फाइल गई नहीं तो वक्फ की तरफ फाइल आने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर डालने की जरूरत भी नहीं है। आप चैरिटी में रहिए, वो भी प्रोटेक्शन मिलेगा। कानून का प्रोटेक्शन ले लेना बहुत जरूरी है। ये थे अब्दुल रऊफ साहब, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में वाजे कर दिया हमारे सामने कि उम्मीद पोर्टल क्यों ज़रूरी है, उस पर रजिस्ट्रेशन किसको करना है, कैसे करना है। वक्त नाकाफ़ी होने की वजह से सारे सवालात नहीं हो पाए। अगर आपके जहन में अभी भी कुछ है जो जानना चाहते हैं तो हम हमारे इस वीडियो के नीचे उनका नंबर, उनका कॉन्टैक्ट वगैरह भी डाल देंगे, आप उनसे सीधे पूछ सकते हैं। चलिए अब्दुल रऊफ साहब, जज़ाकल्लाह, अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।